नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीएसआई का एग्जाम आने वाला है 12 नवंबर से लेके, उसी के लिए ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज चालू कर रहे हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा और प्लस डेली 80 क्वेश्चन जो हम फ्री क्विज में करवा रहे थे वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 80 जो करवा रहे हैं हिंदी के और प्लस जीके मूल विधि संविधान के, वो तो करवाते ही जा रहे हैं, प्लस और भी कई सारी पिक्स शेयर करते जा रहे हैं। यूपीएसआई बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टेलीग्राम में चैनल है, एड्रेस आप डाल सकते हैं @UPSI बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से ज्वाइन करिएगा। इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, कंप्लीटली फ्री है, एक भी पैसा नहीं देना है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक जरूर कर दीजिएगा, लगातार आपके लिए सपोर्ट है। लास्ट के 10 दिनों में लगातार इंपॉर्टेंट पिक्स और प्लस हिंदी, जो हिंदी 40 नंबर की आएगी यूपीएसआई वाली, उस पे फोकस करके 1 तो 40 की क्विज चल रही है, प्लस उसके अलावा पूरे दिन भर आप अपडेट देखते रहिए। इस चैनल पे फ्री वाला चैनल है एकदम, कई सारे अपडेट देते जाएंगे, जो कि लास्ट के 8-9 दिन में मोस्ट एक्सपेक्टेड चीज है, जो आप पढ़ लो। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, सब कुछ इसमें बताया जा रहा है। एक हमने यूपीएसआई प्लेलिस्ट भी बना दी है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की, उसमें जितने वीडियो दिए हुए हैं वो जरूर पढ़ लीजिएगा। संविधान जीके के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। कोई और कमेंट हो, कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। भैया क्विज डेली करते रहो, पिछले 3 महीने से करवा रहे हैं, पिछला भी बैकलॉग क्लियर कर लो और लगातार इस चैनल को फॉलो करके रखिए। तो अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये मेन चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन रखिए। ये यूपीएसआई 2021 का जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए चैनल बनाया गया। यहाँ पे फ्री क्विज पिक्स सब कुछ दिया जा रहा है, ठीक है। लगातार आप इसमें फॉलो करते रहिए, मीडिया सेक्शन में पिक्स देते रहते हैं, क्विज देते रह रहे हैं, लगातार हो रहा है। आप देखिए लगातार अपडेट देते जा रहे हैं मूल विधि से रिलेटेड। जो टॉपिक आप बोल दोगे इस वीडियो के कमेंट में, उस पर और बंपर रिवीजन करवाएंगे यहाँ पे। दोस्तों, यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका, जल्दी ही परीक्षा की तिथि है और उसके लिए आप तैयारी में लगे हुए हैं। यहाँ पर क्विजेस का लगातार आपको अभ्यास कराया जा रहा था, प्रश्नों के जरिए आप देख रहे थे कि प्रैक्टिस करने का मौका आपको मिल रहा है। तो शुरू करते हैं आज की जो क्विज है और प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न में देखिए पूछा गया है कि प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था। तो ये खुद बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे और एक कुशल राजा थे और इनके समय में तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग था। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो इसका डी वाला हो जाएगा, तेलुगु साहित्य, तेलुगु का ये स्वर्ण युग था। और कृष्णदेव राय न सिर्फ तेलुगु भाषा बल्कि संस्कृत के भी बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने संस्कृत में भी कई सारे नाटकों की रचना की। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। सेकंड में पूछा गया कि शेर शाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपए की विनिमय दर क्या थी। तो यहाँ जो विकल्प दिया है उसे ध्यान से देखिएगा। 16:1 का अनुपात था, मतलब 16 जो था ये तांबे वाला हिस्सा है और चांदी वाला इसमें बाद में रेशियो दिया हुआ है। इसके अलावा 32:1 का अनुपात था, 48:1 का अनुपात था, या फिर नीचे एक और ऑप्शन है जो कि है 64:1, और इसका डी वाला ही सही है, ठीक है। शेर शाह के समय में जो विनिमय दर थी चांदी और तांबे के बीच का, वो 64:1 का है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शासक था जिसने कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी दी थी। बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला जो क्षेत्र था वहां ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व स्थापित हो जाता है, कर वसूलने का अधिकार उनके हाथ में आ जाता है। तो ये काफी फायदेमंद होता है। ऐसा किस सम्राट ने किया था? तो आप जानते हैं कि इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में और उस समय मुगल बादशाह रहता है शाह आलम द्वितीय, ठीक है। और उसी के द्वारा इस संधि पे मजबूर होकर हस्ताक्षर किए जाते हैं और अंत में क्लाइव के हाथ में सब कुछ आ जाता है, ये चीजें। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 में आपसे कहा गया कि किसके सतत प्रयत्न से, यानी लगातार प्रयास से, मुंबई में पहला जो वुमेन यूनिवर्सिटी है वो स्टैब्लिश होता है, यानी प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना होती है, वो भी कहाँ पर? महाराष्ट्र में, मुंबई। तो बताइए ये कौन से समाज सुधारक और समाज सेवी थे? यहाँ दयाराम गिडुमल का नाम है, डीके कर्वे का नाम है, रमाबाई का नाम है और महादेव गोविंद रानाडे का भी नाम है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से बी वाला हो जाएगा, ठीक है। डीके कर्वे, धोंडो केशव कर्वे इनका नाम था। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। उस भारतीय का नाम क्या था जिसने कि तीनों गोलमेज सम्मेलन अटेंड किए थे? कांग्रेस ने तो बहिष्कार कर दिया था, जो सेकंड वाला था उसी में सिर्फ गांधी जी गए थे और उसके बाद उन्हें यह एहसास हो गया कि उन्होंने गलती की थी। और सही बात है, वहां भारतीयों की कोई बात सुनी ही नहीं जाती थी, खासतौर पे कांग्रेस के लीडर्स या कांग्रेस के जो सदस्य होते थे उनकी बातों को अंग्रेज एकदम से इग्नोर कर देते थे। गांधी इरविन समझौता होता है और उसी का परिणाम होता है कि जो सेकेंड गोलमेज कॉन्फ्रेंस थी उसको अटेंड करने के लिए गांधी जी लीड करते हैं और जाते हैं, लेकिन वहां निराशाजनक परिणाम था। फिलहाल इसमें आपको ये बताना है कि 3 जो गोलमेज सम्मेलन है सबको किसने अटेंड किया था? तो ये भीमराव अंबेडकर थे, इन्होंने तीनों अटेंड किए थे। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में हुआ? ब्रिटिश भारत, उससे पहले कब हुआ था वो नहीं महत्व रखता है। तो यहाँ आप देखें, लॉर्ड मिंटो का नाम है, लॉर्ड हार्डिंग का नाम है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड का नाम है और लॉर्ड रीडिंग का नाम है। क्वेश्चन नंबर 6, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी वाला हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। इसके समय में ये स्थानांतरण होता है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किसके विरुद्ध विरोध का जो प्रदर्शन था उसके अभिप्राय के रूप में या सांकेतिक तौर पर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की जो पदवी है उसको धारण किया था और त्याग दिया। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि कहां पर विरोध जताने के लिए इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि का त्याग किया था। तो ये क्या चीज थी? ये बंगाल विभाजन का विरोध कर रहे थे, या 1910 का जो प्रेस एक्ट आया था उसके खिलाफ थे, या जलियांवाला बाग हत्याकांड से ये काफी ज्यादा दुखी हुए थे, या नमक कानून के सपोर्ट में ऐसा कर रहे थे। तो आप जानते हैं कि जब ये नृशंस हत्याकांड होता है जलियांवाला, 13 अप्रैल 1919 की तारीख रहती है, और निर्दोष जनता को ऐसे गोलियों से भून दिया जाता है, तो बहुत सारे जो बड़े बड़े नेता थे वो रुष्ट हो जाते हैं, और होना भी चाहिए। पूरे देश में एक तरह से ज्वाला धधक उठती है, और ये काफी ज्यादा निंदनीय था। लेकिन उसके बावजूद अंग्रेज सरकार ये जनरल डायर को सपोर्ट ही कर रही थी, सराहना कर रही थी। तो ये सब चीजें हैं, विरोध होता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल, या ये कह लीजिए कि एकमात्र भारतीय वायसराय, उस समय वायसराय की पदवी होती थी, तो ये कौन थे? तो ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। इसमें आप देखिए, ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया का नाम नहीं आएगा, ये तो कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पे चुने गए थे, लेकिन ये एकमात्र वायसराय थे जो कि भारतीय थे। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काकोरी कांड से जुड़ा हुआ क्रांतिकारी था जिसे कि फांसी नहीं दी गई थी? अब यहाँ पर जितने हैं वो सब काकोरी से संबंध रखते हैं, लेकिन उसमें से अधिकतर फांसी पर चढ़ा दिए जाते हैं, और केवल बचते हैं पंडित जी। पंडित जी का मतलब चंद्रशेखर आजाद। ये अकेले बचते हैं, और इनकी तो दृढ़ प्रतिज्ञा रहती है कि हम पकड़ में नहीं आएंगे अंग्रेजों के, हम मरेंगे तो अपनी ही गोली से मरेंगे, और अंत में सत्य होता है, वो सिद्ध करते हैं इस चीज को। ठीक, तो वो अकेले पड़ जाते हैं, अंग्रेज सबको पकड़ पकड़ के जेल में ठूस देते हैं, फांसी वगैरह दे देते हैं, और ये पलायन कर जाते हैं वहां से, और छिपकर अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करते हैं। बाद में इन्हें भगत सिंह के बारे में पता चलता है, तो वहां पे इनसे कांटेक्ट करके फिर से पार्टी को जिंदा करते हैं। तो चंद्रशेखर आजाद। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? तो भारतीय स्वतंत्रता कह लीजिए या भारतीय विभाजन कह लीजिए, विभाजन करने के लिए ही माउंटबेटन आए थे, और यहाँ पर वही आपको बताना है। तो माउंटबेटन प्लान था, ठीक है, 1947, भारत और पाकिस्तान 2 अलग डोमिनियन स्टेट होंगे, ऐसे उसमें कहा गया था। इसके बाद 11th को देखते हैं। किस क्रांतिकारी को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी? तो ये कौन थे आप आराम से समझ सकते हैं, इसमें जो नाम दिए हैं। राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, रोशन सिंह थे, या अशफाक उल्ला खां थे? तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है, यहाँ आप प्रश्न देख रहे हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो राम प्रसाद बिस्मिल हो जाएगा, ठीक है। इन्हें गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। इसके बाद 12वें को देखिए। प्रश्न अच्छा है, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये किसके द्वारा किया गया था? अब यहाँ पर मतभेद होता है कि ये चंद्रशेखर आजाद का काम था, जो कि पहले से ही पुराने उसमें लीडर थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में, या ये भगत सिंह का काम था। तो देखिए यहाँ पर सोशलिस्ट जो शब्द है ये भगत सिंह की विचारधारा है, और भगत सिंह ने सुझाव दिया था, और उसके बाद पंडित जी यानी चंद्रशेखर आजाद ने उसका नाम चेंज किया था। तो दोनों जने का इसमें योगदान है, इसमें किसी एक को चुनना ये गलती हो जाएगी। फिलहाल यहाँ जो विकल्प दिए उसमें हम दोनों को चुनेंगे। सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद दोनों लोग मिलते हैं तो पार्टी में एक नई जान आ जाती है, ठीक है। पंजाबी नौजवान वो जोश से भरे रहते हैं, और चंद्रशेखर आजाद को ऐसे ही जोशीले लोगों की आवश्यकता होती है। उसके बाद फिर एक बार तेजी से क्रांतिकारी गतिविधियां आगे आती हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? अब यहाँ पर गांधी जी कई बार अरेस्ट हुए हैं, ठीक है, अभी भारत छोड़ो वाला भी था तो उसमें भी, लेकिन ये नमक सत्याग्रह की बात हो रही है, जो दांडी मार्च हुआ था, फिर सांकेतिक तौर पर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और वहीं से उनकी गिरफ्तारी होती है, ये सब। तो उसके बाद कौन कमान संभालता है, आप बताइए। तो वैसे अगर देखा जाए तो नमक सत्याग्रह ये कई भागों में, मतलब पूरे देश भर में फैला हुआ था, अलग अलग जगह लोगों ने लीड किया था, लेकिन गांधी जी की कमान संभालने वाले कौन थे? ये अब्बास तैयब जी थे। तो इसमें करेक्ट आंसर फिर क्या होगा? ए वाला हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिजिक्स का क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है? इस प्रकार से दिया है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो सिंबल है इसमें ई जो है वो स्मॉल रहता है और वी जो है वो ऐसे कैपिटल रहता है। अब इसमें से आप बताइए, ऊर्जा की इकाई है, इलेक्ट्रॉन के आवेश की इकाई है, या फिर विभवांतर की इकाई है, या फिर शक्ति की इकाई है? अब यहाँ जो विकल्प दिए हैं उन्हें ध्यान से देखिएगा। इसमें जो विकल्प है, ऊर्जा दिया है, एनर्जी, इसके अलावा इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो उसकी इकाई है, या फिर विभवांतर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसकी है, या फिर शक्ति यानी पावर की इकाई है। तो इसमें लोग विभवांतर वाले में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन असल में ये ऊर्जा की इकाई है, ठीक है, ऊर्जा की इकाई है। यहाँ आप ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ना कि सिर्फ वोल्ट। अगर वोल्ट रहता तो ये विभवांतर का हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, और इसलिए ये ऊर्जा की इकाई। इसके बाद 15वें को देखिए। एटम बम का सिद्धांत
ये किस चीज पर आधारित होता है आपको बताना है, यानी परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है। तो परमाणु बम अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर काम करता है। नाभिकीय विखंडन की जो श्रृंखला अभिक्रिया है पहले शुरू कराई जाती है, चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है, उसके बाद अनियंत्रित तरीके से जो नाभिक होते हैं उनका विखंडन यानी टूटना चालू हो जाता है और भीषण मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ठीक, तो ये चीज है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से कौन सा हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन इसको कहा जाता है। देखिए सामान्य परिस्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस, अब ये प्रश्न थोड़ा सा ना विवादित हो सकता है क्योंकि सामान्य परिस्थिति अगर है तो भी मोटर वाहन तो चलेंगे और किसी भी प्रकार का दहन ये तो होता रहेगा, मतलब मानवीय क्रियाकलाप है, ये सामान्य परिस्थिति में ही आता है और दहन होगा तो ये दोनों गैसें निकलती हैं, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO भी निकलती है और CO2 भी निकलती है, तो दोनों ही होना चाहिए। लेकिन इसमें से अगर हम तवज्जो देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा यानी बी वाला। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, और वायुमंडल की जो संरचना है, संगठन है, उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो रहते ही हैं, वो तो एक परमानेंट है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस फल में लौह यानी जो आयरन होता है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बताइए कि इसमें से कौन सा होगा। यहाँ जो फलों के नाम दिए हैं उस पर ये डिपेंड करता है क्वेश्चन। तो यहाँ दिया है जामुन, करौंदा, लोकॉट या फिर अमरूद, तो करौंदे में पाया जाता है। इसमें से अगर देखा जाए तो जो Fe की मात्रा है वो सबसे ज्यादा करौंदे में पाई जाती है। इसके बाद अगले वाले को देखें, करौंदे की चटनी खाया करिएगा। अब देखिए इसमें कहा गया कि स्वचालित वाहन निर्वातक का सर्वाधिक अविषालु मतलब जो विष से रहित हो लेकिन हानिकारक तब भी होता है, तो ये धातु प्रदूषक कौन सा है आप देखकर बताएं। और इसमें से अगर आप देखें 18वें को तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा यानी लेड। ठीक है, लेड होता है, लेड को PB से डिनोट करते हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, प्रश्न में पूछा गया कि कौन सा रोग वायरस के द्वारा होता है। ये बहुत तेज पूछा जाता है और अब तो और पूछा जाएगा क्योंकि हम लोग कोरोना पेंडेमिक के दौर से गुजर रहे हैं और कुछ हद तक गुजर भी चुके हैं, तो ये प्रश्न बनते हैं। अब इसमें से बताइए विषाणु से होने वाले रोग कौन से हैं। तो डिप्थीरिया दिया है, मलेरिया दिया है, हैजा दिया है और हेपेटाइटिस दिया है। तो इतने सरल विकल्प है कि आप आराम से इसमें से पकड़ सकते हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हेपेटाइटिस हो जाएगा। हेपेटाइटिस विषाणु से होता है, बाकी जो है वो विषाणु से नहीं होते। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, घाव भरने में सहायक विटामिन कौन सा है। तो देखिए घाव भरने के लिए वैसे तो कई सारे जो विटामिन होते हैं वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन असल में यहाँ पर जो विकल्प दिया है उसमें से अगर देखा जाए तो विटामिन C सबसे उपयुक्त विकल्प होगा। ठीक, विटामिन C जो है ये घाव भरने में सपोर्ट करता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, प्रश्न संख्या 21 में आपसे कहा गया कि मक्का जो होता है उसमें सफेद कली रोग ये किस तत्व की कमी से होता है। ये किसी कीड़े मकोड़े से नहीं होता है बल्कि कोई न्यूट्रिएंट कम हो जाता है मिट्टी में, तो उसकी वजह से होता है। अब यहाँ देखिए नत्रजन दिया है यानी नाइट्रोजन है, जिंक है, कॉपर है और मैग्नीज है जो प्लांट्स को चाहिए होते हैं। तो NPK तो चाहिए ही होता है, ये तो बेसिक होता है। ठीक है, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में आप देखते हैं तो NPK जो है ये मैक्रो है और बाकी जितने इसके अलावा बचते हैं वो सब माइक्रो हैं। अब इसमें आप देखकर बताइए कि ये सफेद कली रोग मक्के को आखिर पकड़ता क्यों है। तो 21 का जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा, जिंक की कमी से होता है। और जिंक की कमी अगर किसी भी पौधे में होगी तो पत्तियां ठीक से विकसित नहीं हो पाएंगी, पत्तियों को आप देखेंगे कि एकदम मुड़ी तुड़ी रहेंगी या पूरी तरह से फैल नहीं पाएंगी। इसके बाद 22 को देखते हैं, कहा जा रहा है कि एशिया का पहला मानव DNA बैंक बना है। अब ये कहाँ पर बना हुआ है ये आपको बताना है। नई दिल्ली में बना है, हैदराबाद में है, लखनऊ में है या फिर मुंबई में है। और 22वें का जो करेक्ट आंसर है वो लखनऊ हो जाएगा, चेक कर लीजिएगा कहीं भी लखनऊ होगा। इसमें ज्यादातर लोगों ने नई दिल्ली और हैदराबाद को चुना है। चलिए सी वाला सही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। ठीक, रिमोट सेंसिंग ये कहाँ पर स्थित है, अहमदाबाद में है, देहरादून में है, श्रीहरिकोटा में है या फिर कहीं नहीं है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कहीं पर ना हो। ठीक है, इसका देहरादून हो जाएगा। यहां देखिए बी वाला सही है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 24, कहा जा रहा है कि संविधान के द्वारा भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। यहाँ सभा शब्द लुप्त है तो उसको आप जोड़ लीजिएगा। तो संविधान सभा के द्वारा यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, वो डेट आपको बतानी है। तो प्रस्तावना में आपको डेट साफ साफ लिखी हुई दिखाई देती है और वो तारीख कौन सी थी देख लीजिए, इसमें चुनना आसान है। सी वाला हो जाएगा 26 नवंबर 1949। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, तो इस प्रकार से प्रस्तावना लास्ट में दिया हुआ है कि 26 नवंबर 1949 अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं इस प्रकार से। इसके बाद 25वें को देखते हैं, ग्रीष्मकाल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है।
आर्द्र उष्मा मतलब गर्मी तो लगती है लेकिन उसमें चिपचिपाहट, नमी होती है, आर्द्रता होती है। तो ये मौसम कैसा होता है? मौसम उमस वाला होता है, बड़ी कष्टदेह गर्मी होती है। लू वाली जो गर्मी होती है ना, उसमें इतना तकलीफ नहीं होती है, कूलर आपने चला लिया आराम से एकदम। और उमस वाली अगर गर्मी है और आपके पास एसी नहीं है, एयर कंडीशन में आप नहीं रहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको बहुत तकलीफ होगी, और कूलर चला लिया तो और ज़्यादा गर्मी लगती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और नहीं तो एकदम गांव में जो मड़ैया होती है, छप्पर होता है, उसके नीचे जाकर सो जाइए, वहां पूर्वा हवा लगेगी तो बढ़िया रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे कहा गया कि नीचे महिलाओं के परंपरागत परिधानों और राज्यों की एक सूची दी है। ठीक है, नीचे लिस्ट दी है, जो महिलाओं का ट्रेडिशनल ड्रेस होता है वो दे रखा है, और राज्य कहाँ पर ये प्रचलित है। आप बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। तो बोकू जो है ये सिक्किम में प्रचलित है, मेखला जो है ये असम में है, मुंडू जो है ये छत्तीसगढ़ में, और फेरन कश्मीर में। आप बताइए कि इसमें से कौन सा गलत है। और 26 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें मुंडू और छत्तीसगढ़ वाला होगा, जो कि एकमात्र गलत है। इसका मतलब है कि बाकी 3 सही हैं, तो उनको भी ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए 27, धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति इसमें से कौन सी है? धौलाधर श्रेणी में रहने वाली, निवास करने वाली जो पहाड़ी जनजातियां हैं, उसमें से कौन सी इसमें शामिल है? तो अबोर है, लेप्चा है, थारू है और गद्दी है। आप जानते हैं कि गद्दी जो जनजाति होती है, ट्राइब होती है, ये घुमक्कड़ होते हैं, घुमंतू। इनके साथ पशुओं के बहुत बड़े बड़े झुंड होते हैं, और ये भोटिया नस्ल के कुत्ते पालते हैं। ठीक है, भोटिया कुत्तों को बहुत सारे जो जनजाति वाले हैं पालते हैं। ये पशु चराने का काम करते हैं, पशुओं की देखभाल करते हैं, और इनका कोई निवास स्थान नहीं होता, ये घूमते फिरते रहते हैं। जब पशुओं को चराने के लिए जहां पर संसाधन मिल गए वहां पर रुक गए। तो आप देखिए 27 का करेक्ट आंसर फिर क्या होगा? बी वाला हो जाएगा, गद्दी। ठीक है, गद्दी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? अब इसमें तो आंख मूंद कर आपको लगाना है, मध्य प्रदेश। और कौन रहेगा? और प्रोटीन की सबसे प्रचुर मात्रा, जितने भी खाद्य पदार्थ, चाहे वो नॉन वेज हो या फिर वेज हो, उनमें अगर देखा जाए तो प्रोटीन की सबसे प्रचुर मात्रा ये सोयाबीन में होती है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन। देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर को चलाने के लिए कम से कम हमें जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं वो चाहिए होते हैं, और ये इतने आसानी से नहीं मिलते हैं। तो प्रचुर मात्रा में कौन सा भारत के पास है, आप बताइए। यूरेनियम है, थोरियम है, या फिर इरिडियम है, या फिर प्लूटोनियम है? आप इसमें से देख लीजिए। और 29 का जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा, थोरियम। भारत के पास थोरियम, यानी इसको TH से आवर्त सारणी में व्यक्त करते हैं, तो इसे आप देख सकते हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहां कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना तथा नदी आपस में सुमेलित नहीं है? कौन सी परियोजना किस नदी पर बनी है ये जरूर पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, इडुक्की जो है ये पेरियार नदी पर बनी है, माता टीला बेतवा पे बनी है, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर बनी है, और पोचमपाद कावेरी पर बनी है। आप बताएं। डी वाला हो जाएगा, पोचमपाद और कावेरी वाला जो कनेक्शन है वही गड़बड़ है, बाकी सब सही है। 31 को देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है? अब यहाँ देखिए, फरक्का डैम जो है वो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, घाट प्रभा या घट प्रभा लिखा है वो कर्नाटक में है, घाट प्रभा इसका नाम है, नदी के नाम पे। हीराकुंड उड़ीसा में है, ऐसा दिया हुआ है। हीराकुंड बांध कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और काकरा पार जो बांध परियोजना है वो महाराष्ट्र में है। काकरा पार कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। अब इसमें से आप बताइए गलत क्या है? तो 31 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, काकरा पार जो है यही वाला गलत दिया है। इसके बाद 32 को देखते हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कैगा परमाणु शक्ति केंद्र ये कर्नाटक में है, काकरा पार परमाणु शक्ति केंद्र गुजरात में है, ऐसा दिया है। नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र ये उत्तर प्रदेश में ही है, और रावत भाटा जो है ये महाराष्ट्र में है। अब इसमें से आपको ये देखना था कि सुमेलित जो न हो वो तलाशिए, तो डी वाला हो जाएगा। इसमें भी वही महाराष्ट्र वाला पेयर गलत है, लेकिन रावत भाटा के साथ, ये रावत भाटा की जो लोकेशन है यहाँ गलत दी है। और काकरा पार को आपने देख लिया, ये गुजरात में है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। कहा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब सही सुमेलित नहीं है। तो कांगो क्षेत्र, ये जो जलवायु परिस्थितियां होती हैं या भौगोलिक दशाएं होती हैं उसके आधार पे कहा जा रहा है। कांगो क्षेत्र ये विषुवतीय जलवायु वाला है। ठीक है, विषुवत रेखीय जलवायु है क्योंकि इक्वेटर पास में है। कैलिफोर्निया में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। ठीक, बांग्लादेश में मानसूनी जलवायु पाई जाती है, और सभी इसमें सही सुमेलित हैं ऐसा कहा गया है। तो आप बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है? तो गलत कुछ नहीं, जितना दिया है वो सभी सही है। कांगो जायरे नदी बेसिन अफ्रीका महाद्वीप में है, आप जानते ही हैं, और इक्वेटर एकदम नजदीक से होकर गुजरता है, तो इसका मतलब है कि वहां पर विषुवतीय जलवायु एकदम भर भर कर पाई जाएगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। बाकी अगर कैलिफोर्निया को देखें तो जो भूमध्य सागरीय जलवायु है वो यहाँ पाई जाती है। बांग्लादेश में मानसूनी जलवायु, नमी की मात्रा ज्यादा, इस प्रकार से। तो सभी सही सुमेलित हैं, कुछ भी गलत नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34, बरमूडा ट्रायंगल रहस्यमयी, और ये कहाँ पर स्थित है? तो इसमें आप देखिए, ये अटलांटिक महासागर में है, इतना तो
ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन कौन से एरिया में है बस यही देखना है। प्रशांत में भी होगा नहीं और हिंद महासागर में कहाँ से चला आएगा। ठीक है, तो ये पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक है या पूर्वी दक्षिणी अटलांटिक है। आप ए और बी में से बताइए कि कौन सा होगा इन दोनों में से। और 34 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर होगा। अटलांटिक महासागर की जो कंडीशन है वो एस की आकृति का है। ठीक है, अमेरिका और जो यूरोप कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका वाला हिस्सा, मतलब बीच में ये स्थित है इस प्रकार से। और औद्योगिक लिहाज से अगर देखा जाए तो काफी व्यस्त रहता है। और बरमूडा ट्रायंगल भी यहीं पर पाया जाता है। और कहाँ पर पाया जाता है? जो पश्चिमी और उत्तरी अटलांटिक महासागर है वहां पे इसकी लोकेशन। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 35। कहा गया कि पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसको प्राप्त है? तो ये शाकाहारियों को प्राप्त है, मांसाहारी को, सर्वाहारी को, या फिर अपघटक जो होते हैं उनको, उनके पास है। बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से कौन सा हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा, सर्वाहारी को प्राप्त है। उच्चतम पोषण स्तर का मतलब समझ रहे हैं? उन्हें पोषण का सबसे जो सर्वोच्च भाग है वो प्राप्त होता है। तो ये जो सर्वाहारी होते हैं ये दोनों चीजों का भक्षण करते हैं, मतलब ये नॉन वेजिटेरियन भी हो सकते हैं और जो वेजेस होते हैं उन्हें भी खा सकते हैं, मतलब वेजिटेबल का भी सेवन कर सकते हैं। तो दोनों स्तर से इन्हें पोषण प्राप्त होता है, तो सर्वाहारी। इसके बाद अगले वाले यानी 37 को देखते हैं, माफ कीजिएगा 36 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि ग्लोबल 500 ये एक अवार्ड का नाम है, ये आप सभी जानते हैं। तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है बस इतना बताना है। जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए दिया जाता है, या आतंकवाद के खिलाफ बहुत ही जागरूक अभियान चलाने के लिए दिया जाता है, पर्यावरण प्रतिरक्षा करने के लिए दिया जाता है, या फिर मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए दिया जाता है। देखिए इसका जो 36 है ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला। सी का मतलब यह है कि पर्यावरण प्रतिरक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है उत्कृष्ट पुरस्कार। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। कौन सी गैस वायुमंडलीय जो क्षेत्र है या वायुमंडल है उसमें अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी? जो अम्ल वर्षा होती है, एसिड रेन, उससे पेड़ पौधे, मृदा, इमारतें और मनुष्य का स्वास्थ्य ये सब कुछ खराब हो जाता है, नुकसानदेह है। तो ये किस गैस की वजह से होता है? यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन का विकल्प है, मेथेन भी दिया हुआ है, ओजोन भी दिया हुआ है और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड दिया हुआ है। अब इसमें से आप बताइए। देखिए 37 का जो करेक्ट आंसर है वो सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। सल्फर और नाइट्रोजन इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। एक्स लिखने का मतलब ये है कि ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, यहाँ नंबर आप अपने हिसाब से देखेंगे। और SOX ये दोनों जो है ये अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? तो ये शांत घाटी में पाई जाती है, केरल में ये स्थित है। और शांत घाटी को साइलेंट वैली, ये साइलेंट का हिंदी अनुवाद कर दिए हैं शांत। असल में अंग्रेज पहले के समय में जब भारत में रह रहे थे तो उन्होंने इसे देखा था पहली बार, और उनसे इसका जो एक्चुअल नाम वहां था वो बोला नहीं गया, उनका मुंह टेढ़ा हो गया, तो वो कहे कि भैया ये साइलेंट वैली है। ठीक है, असल में इसका नाम सैरंध्री घाटी था। तो वहां के स्थानीय लोगों से पूछे कि क्या नाम है, तो वो लोग कहे कि भाई सैरंध्री घाटी। तो सैरंध्री उनसे बोला ही नहीं गया, तो कहे साइलेंट वैली। ठीक है, सैरंध्री क्यों कहा जाता था? क्योंकि पांडव जब अपना अज्ञातवास गुजार रहे थे तो द्रौपदी यहाँ आकर टिकी थी कुछ समय तक, और पांडव भी, द्रौपदी को ये स्थान बहुत पसंद था, और द्रौपदी का एक नाम सैरंध्री भी है, तो उस नाम से इसका नाम रखा गया। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 39। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जो है वो किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो नचिकेता के जो पिता थे वो एक बार किसी आवश्यक काम में लगे हुए थे और दान पुण्य का कुछ काम कर रहे थे, दान दे रहे थे ब्राह्मणों को। तो नचिकेता उनसे पूछते हैं कि आप मुझे किसे देंगे, मुझे किसे दान में देंगे? और वो बालक रहते हैं, उनके मन में जिज्ञासा लगती है और वो पिता के पीछे पड़ जाते हैं कि बताइए ना आप हमको किसको देंगे, बताइए ना आप हमको किसको देंगे। और उसके बाद पिता को गुस्सा आता है, वो कहते हैं कि मैं तुम्हें यमराज को दूंगा। और नचिकेता के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि हाँ, यमराज नाम के कोई दिव्य पुरुष हैं जिन्हें कि मेरे पिता ने मुझे दान में दे दिया। और उसके बाद वो यमराज की उपासना करने लगते हैं। तो यमराज जब प्रकट होते हैं तो पूछते हैं नचिकेता की मतलब जन्म मृत्यु का जो चक्र है वो किस प्रकार से चलता है, और अंत में यमराज को उपदेश देना पड़ता है। तो वो कठोपनिषद में है। ठीक है, यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो कठोपनिषद हो जाएगा। ये जो ग्रंथ है उपनिषदों में से एक है, और इसमें यमराज और नचिकेता के बीच में आत्मा, परमात्मा, जीव और ब्रह्म, इन सब की चर्चा है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। और इस प्रश्न में यानी 40वें में आपसे कहा गया कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ऋग्वेद 4 वेद हैं, आप जानते ही हैं, सबसे पुराना ऋग्वेद है। इसमें स्तोत्र और प्रार्थनाएं बेशक है, कोई संदेह नहीं। यजुर्वेद में स्तोत्र तो है ही है, लेकिन वो किससे जुड़े हुए हैं? कर्म कांड से जुड़े हुए हैं। और सामवेद ये भारतीय शास्त्रीय संगीत का जन्मदाता है निसंदेह। और अथर्ववेद में जितनी भी मॉडर्न चीजें हम आजकल देख रहे हैं वो सब शामिल है, जादू टोना से लेकर तंत्र मंत्र सब कुछ आता है। तो अथर्ववेद में दिया हुआ है गेय पद, गाने योग्य जो पद होते हैं उनको गेय पद कहा जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं, और इसीलिए इसका जो डी वाला है वो सही। यहां तक हमने किया है।